विज्ञान एक बड़ी जंग है, बड़ी लड़ाई है। ये जो सदी है, 21वीं सदी हमारी, इसमें हम जानते हैं कि अभी बिग साइंस में चीन एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। जो 400-500 साल में जो नए विज्ञान का उदय हम देखते हैं, तो उसके केंद्र में निश्चित रूप से यूरोप है। 21वीं सदी के विज्ञान में एक आत्मालोचना का तत्व भी है। तो ये कहा जाए कि विज्ञान अभी एक ऐसी गाड़ी की तरह चल रहा है जिसमें सिर्फ एक्सीलरेटर ही नहीं है, उसमें ब्रेक और स्टीयरिंग भी है। धीरे धीरे ब्रेक और स्टीयरिंग का रोल बढ़ रहा है। विज्ञान एक संस्कृति के रूप में, एक सोच की पद्धति के रूप में, एक काम काज के तरीके के रूप में आए। सवाल करने का, खोजने का, जानने का एटीट्यूड नहीं पैदा होने देना। शिक्षक में ही नहीं है तो बच्चे में कहाँ से आएगा? अगर हम हिमालय की ऐसी दुर्गति कर सकते हैं, हम अरावली की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, बगल में दिल्ली का फेफड़ा जो कहलाती है, जो रीज पूरा इलाका, उसको तहस नहस कर सकते हैं। इन टेक्नोलॉजी के पहलू से मैं आश्वस्त हूँ कि बड़ी तेजी से विकास हुए हैं, जो कि हमको इतना विध्वंस किए बिना भी हमको सुख सुविधा का जीवन दे सकते हैं। नमस्कार। अनबाउंड स्क्रिप्ट के स्टॉल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जितने भी श्रोतागण और पाठक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने आसन ग्रहण करें। मैं सबसे पहले चंद्रभूषण सर को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उनकी किताब विज्ञान की नई सदी आज हमारे हाथ में है और इस पुस्तक पर हम परिचर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यह विज्ञान की नई सदी क्या है और आज के ज़माने में विज्ञान का कौन सा स्थान है, क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या भविष्य में होने वाली है। नीचे टाइटल है कि भविष्य की खिड़कियां। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, जैसा कि किताब का टाइटल है विज्ञान की नई सदी और भविष्य की खिड़कियां, तो सर्वप्रथम यह है कि विज्ञान की जो पुरानी सदी रही और विज्ञान की जो अभी नई सदी चल रही है, आप इसमें कैसा विभेद देखते हैं? क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं? हाँ सर। नमस्कार। विज्ञान तो हम जानते हैं कि एक धारा के रूप में लगातार चलती रहने वाली एक प्रक्रिया है। एक समय था जबकि भारत भी अपने ढंग का विज्ञान का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। कई महत्वपूर्ण खोजें हुई जो कि एक तरह से अभी के विज्ञान की बुनियाद हैं, जो चाहे वो दशमलव का पूरा सिस्टम हो, गणित का, या फिर रसायन शास्त्र की बहुत सारी बुनियादी चीज़ें जो नागार्जुन ने खोजी, या और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसमें भारतीय विज्ञान की बहुत अहम भूमिका रही है। वहाँ से चलते हुए पिछले जो 400-500 साल में जो नए विज्ञान का उदय हम देखते हैं, तो उसके केंद्र में निश्चित रूप से यूरोप है। तो एक तो जो बहुत बड़ी बात इस नई सदी में हुई है, वो ये कि एशिया में विज्ञान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण केंद्र उभरे हैं। ये माना जाता था कि अलग अलग प्रतिभाओं का विस्फोट और जगहों पर हो सकता है, लेकिन जो बिग साइंस है, जिसमें बड़ी लैब की ज़रूरत होती है, जिसमें अरबों डॉलर लगते हैं, ऐसी बिग साइंस तो या तो अमेरिका में होगी या फिर थोड़ा बहुत यूरोप में होगी। लेकिन ये जो सदी है, 21वीं सदी हमारी, इसमें हम जानते हैं कि अभी बिग साइंस में चीन एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। कुछ एक क्षेत्रों में भारत में भी बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। तो कोरिया एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में दक्षिण कोरिया उभरा है। तो एक बहुत बड़ा फर्क जो 21वीं सदी के विज्ञान में 20वीं सदी के विज्ञान से है, वो ये कि इस सदी के विज्ञान में एशिया की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, बहुत बड़ी भागीदारी है। दूसरा, जो कंटेंट के स्तर पर
अंतर्वस्तु के स्तर पर बड़ा बदलाव आया है विज्ञान में, कि विज्ञान को एक पूरी तरह से एक वस्तुगत क्रिया माना जाता रहा है कि अपनी रफ्तार से जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन 21वीं सदी के विज्ञान में एक आत्मालोचना का तत्व भी है। वो यहाँ से कि पर्यावरण विध्वंस की स्थिति में पहुँच रहा है। तो पहली बार जो भी वैज्ञानिक खोजें या उनको व्यवहार में उतारने के जो भी प्रयास हो रहे हैं, उसमें एक उसके जो पर्यावरण पर, संसार पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, तो ये कहा जाए कि विज्ञान अभी एक ऐसी गाड़ी की तरह चल रहा है जिसमें सिर्फ एक्सीलरेटर ही नहीं है, उसमें ब्रेक और स्टीयरिंग भी है। धीरे धीरे ब्रेक और स्टीयरिंग का रोल बढ़ रहा है। तो ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनसे कि 21वीं सदी का विज्ञान जो है वो 20वीं सदी के विज्ञान से अलग हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल हमारा ये है कि आपने अमेरिका और यूरोप के कंट्री की बात की, तो अमेरिका यूरोप की कंट्री के साथ में आपको उसके तहत के विज्ञान और भारत के विज्ञान में क्या अंतर दिखता है? सबसे बड़ा अंतर तो देखिए बहुत स्पष्ट है कि जो यूरोप का विज्ञान है उसके मूल में जो वहाँ का नवजागरण और उसके बाद जो एक तर्कवादी रेशनलिस्ट जो विकास है वह एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे एशियाई समाजों में रेशनलिज्म का कोई ऐसा बड़ा दौर नहीं चला, ऐसा रेने देकार्त जैसा कोई फिलासफर या फिर यह स्पष्ट करें कि यह एक रेखा खींचें कि ये चीज़ें तर्कपूर्ण हैं और ये चीज़ें तर्कपूर्ण नहीं हैं। ऐसा विभाजन हमारे यहाँ नहीं हो पाया। यही कारण है कि हम अपने यहाँ वैज्ञानिकों को चंद्रग्रहण नहाते हुए भी देखते हैं। यही कारण है कि हम बहुत बड़े संवाद के स्तर पर विज्ञान को जाते हुए नहीं देखते। आप यूरोप अमेरिका में बिल्कुल सामान्य आदमी, चाहे वो 8वीं पास हो चाहे वो लगभग अनपढ़ हो, उसको कुछ बेसिक चीज़ें पता हैं। मैं वाकई दंग रह जाता हूँ सड़कों से जो कूड़ा उठाने वाला। मैं 2015 में चीन गया था। सवेरे सवेरे मैं अपने होटल से बाहर निकला कूड़ा उठाने वाली एक महिला आई और साइकिल से, वो साइकिल ही थी लेकिन उसमें इंजन लगा हुआ था, मोटरसाइकिल भी उसको नहीं कह सकते, उससे और उसके पास जो कूड़ा उठाने का सिस्टम था कि एक छड़ी है और आगे एक डोलची लगी है और ऐसे ही ऊपर से दबा रही है। उस डोलची में सड़क पर गिरी हुई कोई खाली बोतल हुई या कोई और चीज़ वो उठ के आ जा रही है और उसको लेके चली जा रही है। ये जो एक बेसिक चीज़ है कि कोई भी काम किया जाए तो सलीके से किया जाए, कोई भी चीज़ आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली नहीं ना हो। अगर कूड़ा भी उठा रहे हैं या फिर आप एक पेंच भी कस रहे हैं तो वो जल्दी पेंच कसा जाए, एक कील भी ठोक रहे हैं तो जल्दी ठोकी जा सके, एक अदद अच्छा हथौड़ा जिससे कि कील सही ढंग से लग सके। ये पूरे समाज के स्तर पर चीज़ें नहीं हुई। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के समय हमारे यहाँ जो झाड़ू जो सड़क पर लगाई जाती थी, जो आपका छोटा जो झाड़ू है उसी झाड़ू से, जैसे घर में झाड़ू होता है उसी से सड़क पर झाड़ू लगाई जाती थी। नेहरू जी ने उस समय एक बड़े टेक्नोलॉजी के आदमी को बुलाया कि इसको इतना झुकना न पड़े जो झाड़ू लगा रहा है, इसके लिए सस्ता झाड़ू कैसे बनाया जा सकता है। तब ये लंबे डंडे में झाड़ू फंसा के और उसको मजबूती से बांध के खड़े होकर झाड़ू लगाया जा सके, ऐसा झाड़ू बनाया गया। तो पूरे समाज के स्तर पर विज्ञान एक संस्कृति के रूप में, एक सोच की पद्धति के रूप में, एक काम काज के तरीके के रूप में आए। यह काम सबसे पहले यूरोप में हुआ। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो
बहुत से पिछड़े हुए यूरोपीय देश हैं, बिल्कुल जो मध्य मध्य यूरोपीय कई सारे देश हुए, आप चेकोस्लोवाकिया चले जाइए या हंगरी चले जाइए, वहाँ का भी जो आम तकनीकी स्तर है वो हम लोगों के यहाँ से बहुत ऊंचा, बहुत, उनके पिछले 300-400 साल में चीजें उनके जीवन में आ गई हैं। हमने ये मान लिया। अब सोचिए, मैं सन 92 में मैं रांची गया था, वहाँ जमीन से एक आदिवासी व्यक्ति, बहंगी जो होती है ना, जो बांस का बहंगी लचकती जाए, बहंगी पर आगे एक टीन और पीछे एक टीन, आगे एक कनस्तर पीछे एक कनस्तर, दोनों में पानी भरे हुए वो आदमी जमीन से चलता हुआ दूसरे तल्ले पर टंकी में पानी भर रहा था। मैंने कहा टुल्लू पंप क्यों नहीं लगवा लिया? उन्होंने कहा कि क्या फायदा 3-4 हज़ार लगाने का, ये बहुत सस्ते पड़ते हैं, इनको ये पूरा पानी भर के जाएगा टंकी में, और जो घर का जो रात का बासी बासी रोटी होगी वो दे देंगे, वो खा लेगा, ऐसा कहा। तो ये जो चीज है, ये जो मनुष्य विरोधी जो दृष्टिकोण है, वो हमारे देश में बचा रह गया, हमारे समाजों में बचा रह गया। पश्चिम में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने हर एक व्यक्ति को संबोधित किया, हर व्यक्ति के श्रम को कम किया, कम श्रम में वो अधिक काम कर सके, इसके बारे में सोचा, छोटे से छोटे स्तर तक। तो यह एक बुनियादी फर्क है। एक तो जो रैशनलिज्म, जो यूरोपियन साइंस की बुनियाद बना और बाद में वो सीधे के सीधे अमेरिका चला गया, अमेरिका में भी वैसा साइंस है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टेक्नोलॉजी साइंस, मैंने रैशनलिज्म बेस्ड साइंस और पूरे समाज को संबोधित करने वाली टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज़ें एक मामले में बहुत अलग थी जो भारत की साइंस टेक्नोलॉजी से। भारत की साइंस जो है वो पूरी तरह से एक चिंतन आधारित चीज़ थी। जैसे ऋषि काम करते हैं उस तरह से गणित के जो बहुत सारे श्रीधराचार्य और भास्कराचार्य के जो काम है वो भी ऋषियों जैसा काम है। जो नागार्जुन का शून्यवाद है वो पूरी तरह से एक चिंतन आधारित चीज़ है। जहाँ पर टेक्नोलॉजी और साइंस का संवाद होता है, जहाँ पर हाथ से काम करने वाला दिमाग से काम करने वाले से संवाद करता है, यह धरातल भारत में अनुपस्थित रहा। जिसको हाथ से काम करना है वो हाथ से ही काम करता रह गया। 3000 साल पहले जैसा हल चलता था वैसा ही आज भी चलता रह गया। और जो दिमाग से काम करने वाला था वो साइंस छोड़ के एक क्रम में सिर्फ आत्मा परमात्मा पर बात करने लगा। तो आप कह सकते हैं कि 7वीं-8वीं सदी तक भारत के विज्ञान में थोड़ा बहुत संवाद ये है हाथ और दिमाग का, फिर ये संवाद टूट जाता है। लेकिन जो पश्चिमी समाज है वहाँ हाथ और दिमाग का संवाद नहीं टूटा। आपको शायद ये जानकर अच्छा लगे कि जो न्यूटन की जो लैब थी वो बड़ी उखाड़ पछाड़ किस्म की लैब थी, और हाथ से काम करना, खुद काम करना। भारत अधीन था अंग्रेजों के, लेकिन टीपू सुल्तान के जो रॉकेट थे वो लगभग समझ लीजिए कि 5 सेंटीमीटर तक मोटे और 1 फुट तक बड़े रॉकेट थे, जिस रॉकेट से वो तोपखानों में आग लगाने के लिए इस्तेमाल वो करते थे कि यहाँ से रॉकेट छोड़ा और जाके तोपखाने में मार दिया, अगले का तोपखाना जल गया, जिसके बल पर उन्होंने अंग्रेजों को 2 बड़ी लड़ाइयों में हराया। न्यूटन ने उन रॉकेटों पर काम किया, न्यूटन ने उन रॉकेटों की ट्रेजेक्ट्री स्टडी किया और कैसे उनको बड़ा बनाया जा सके, कैसे ऐसा हो कि आईसाइट से दूर भी मार कर सके। टीपू सुल्तान के जो रॉकेट थे वो आईसाइट में ही मार करते थे, जहाँ से आपको दिखाई पड़ रही है चीज़, आपको वहाँ तक दिखाई पड़ रही है या बिल्कुल लास्ट तक गेट तक इस मेले के, तो वहाँ तक मार देंगे। लेकिन न्यूटन ने ऐसे रॉकेटों पर काम किया जो गणित से, जिसमें कि आप एंगल फीड करते थे कि 23.5 डिग्री पर यहाँ से मारने पर वहाँ पहुँच जाएगा और उसको 2 मील दूर जाना है, तो न्यूटन ने उस पर काम किया। तो ये जो चीज़ है कि लैब में काम करना, एक तो समस्याओं का फील्ड से उठ के, ज़मीन से उठ के लैब में पहुँचना,
लैब में उस पर साइंस का काम होना और साइंस से वापस टेक्नोलॉजी में होते हुए फील्ड में जाना, ये जो ऊपर से नीचे तक का संवाद है ये वहाँ बना रहा। हमारे यहाँ उसको बनाने की कोशिश चल रही है, हम नहीं जानते कि वो कब बन पाएगा, लेकिन उसके बिना अच्छी साइंस नहीं होगी। अच्छी साइंस तभी होगी जबकि ज़मीन से उठकर समस्याएं लैब में पहुँचें, लैब से उठ के वो साइंटिस्ट के दिमाग में पहुँचे, वहाँ उनका रेजोल्यूशन हो, वहाँ से वो वापस लैब में आए, टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हों और फिर लोगों तक जाएं। ये जो सतत संवाद है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चीज़ है साइंस की ग्रोथ के लिए। यह चीज़ यूरोपियनों ने किया, अमेरिकियों ने किया, चीनी अभी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा भारत में भी शुरू हुई है। देखिए कब ये हो पाता है। ये फ़र्क आप ये देखेंगे कि इतना पैसा लगा के हम लोग अपने IITian तैयार करते हैं और उसमें आधे से ज़्यादा विदेश चले जाते हैं, जो भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं बना हुआ है कि समस्याएं आए और उनका समाधान। जैसे कि देखिए, हम लोग अभी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में मौजूद हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी वस्तुएं दिख रहे हैं, किताबें हो, बेंच हो या कुछ भी वस्तुएं हो, वो सारी विज्ञान की ही देन है। और भारत के परिदृश्य में अगर विज्ञान की बात करते हैं तो मैं पुस्तक की पाठ्यक्रम और विषय वस्तु पर बात करने से पूर्व सर सवाल ये करना चाहूँगा कि भारत में जो बच्चे होते हैं वो साइंस की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की स्कूल की जो स्थिति है, जो प्रयोगशालाएं की स्थिति है, वो इतनी जर्जर है कि वो अच्छा से ना ही प्रयोग कर पाते हैं और जब फील्ड में जाते हैं तो ना ही उस कार्य का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो आप इस विश्वविद्यालयों या फिर विद्यालयों में प्रयोगशालाएं और यह इम्प्रूवमेंट के परिदृश्य को किस प्रकार से देखते हैं? मतलब एक लाइन में इसके बारे में आप कह सकते हैं कि बहुत ही निराशाजनक ढंग से देखते हैं। और जहाँ पर प्रयोगशाला है भी, अब जैसे मान लीजिए दिल्ली में और NCR में तो लैब है कॉलेजों के पास, इसके बिना तो उनको मान्यता नहीं मिलती, लेकिन लैब में बच्चे जाते कितने दिन हैं? उनका जो पूरा लोड है बचपन से ही, अभी एक इंडस्ट्री आ गई है प्रोजेक्ट बनाने की इंडस्ट्री। जो बच्चे हैं, जो बच्चों को जो स्कूल से प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो पहले तो माँ बाप बेचारे लग के बनाते थे, अब वो जाके प्रोजेक्ट को सीधे उन दुकानों से खरीद लाते हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट एक दिया कि एक सौर मंडल का एक मॉडल बनाओ, तो वो लेके दुकान पे गए और वहाँ से मॉडल खरीद के लेके चले आए। बहुत ही ज़्यादा एंटी साइंस स्थिति है, एंटी साइंस। रतन टाटा ने ये सवाल किया कि IIT से पढ़ के आते हैं बच्चे और छोटी छोटी समस्याएं नहीं हल कर पाते, इसलिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं। मुझे कुछ समय पहले एक स्कूल है नानक मत्ता, एक जगह है, अभी उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पड़ती है। तो वहाँ के प्रिंसिपल जो कमलेश अटवाल हैं वो मेरे परिचित हैं और ये इस किताब के जरिए मुझे वो दूसरे रूप में जानते थे, लेकिन ये किताब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने, कमलेश अटवाल ने मुझे बुलाया। तो मैंने बच्चों से पूछा कि मान लो हमारे पास कोई टेलीस्कोप नहीं है, कोई कुछ भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमको ये पता करना है कि एक साल कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, या फिर ये कि साल आज से बदल गया पूरी तरह से, यह कैसे हम जान सकते हैं, इसका क्या तरीका होगा? तो कोई बच्चा कैसे इसको बता पाएगा? बच्चा क्या, आप बड़े लोगों से आपसे ही पूछें तो आप शायद ना बता पाएँ कि कैसे इसको किया जाए। अब आप उस आदमी के बारे में सोचिए जिसने ये पता किया होगा कि साल कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, कैसे पता किया होगा, क्या तरीका उसका रहा होगा, या फिर महीना कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो आप पाएंगे कि सबसे साइंटिफिक ये चीज़ है कि महीना कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, इसलिए कि आप जानते हैं कि भाई एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक का समय है, मतलब एक पूरा चांद से लेके और अगला पूरा चांद तक का, आप कह सकते हैं कि इस बीच में एक महीना पूरा हो गया
वो आपको आंख के सामने दिखता है। दिन के साथ भी समस्या है, क्योंकि दिन रोज बदल जाता है। जो आपका दिन है दिन और रात का जोड़ तो 24 घंटा रहता है, वो स्थिर है। लेकिन दिन बदल जाता है कि आज अगर 11 घंटा 56 मिनट का दिन हुआ, तो कल 11 घंटा 57 मिनट का दिन होगा। और आज से 15 दिन पहले जो है वो 11 घंटे का ही दिन रहा हो। जो जो जिस मतलब सूरज उगने से लेकर डूबने तक का समय तो बदलता रहता है। तो वो एक कठिन काम है, लेकिन महीने का पता लगाना सबसे आसान है। लेकिन जो साल का पता लगाना वो बहुत कठिन है। और उसका तरीका वही है कि आप एक मैदान में आप एक बांस गाड़ देते हैं, उस बांस की जो छाया है, छाया पर आप निशान लगाते चले जाते हैं। प्रतिदिन आप निशान लगाएंगे, आप एक दिन में आप देखेंगे कि छाया जो है बढ़ी और फिर घटी। लेकिन अगले दिन जो बांस की छाया होगी वो अपनी जगह से जरा सी हटी हुई होगी, और एक सर्टेन आर्क है, एक चाप बनाती है पूरे साल में। आप पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर छाया लौटना शुरू होती है, फिर वापस ऐसे छाया ऐसे पड़ी घूमते हुए पूरे साल में, फिर वो लौटना शुरू करती है, वापस ऐसे से ऐसे आना शुरू होता है। जब लौटना शुरू होती है तब इसका मतलब यह है कि साल बदल गया और अगला साल शुरू हो गया। ये चीज जो पारंपरिक वैज्ञानिक रहे हैं, ये भारत के पारंपरिक वैज्ञानिक या और जगहों पे, उन्होंने उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं ये दर्ज नहीं है कि कब किसने किया। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे ये किया गया, जो कि आपको यहाँ जंतर मंतर में आपको दिखता है। जो राजा जयसिंह ने, सवाई राजा जयसिंह ने इसको बनाया ताकि लोग इसको देख सकें। तो ये मैं कह रहा था कि लैब का खराब होना यह एक समस्या है, लेकिन साइंटिफिक एटीट्यूड का नहीं आना, सवाल करने का, खोजने का, जानने का एटीट्यूड नहीं पैदा होने देना। शिक्षक में ही नहीं है तो बच्चे में कहाँ से आएगा? तो ये जो चीज है कि जो शिक्षकों की जो ट्रेनिंग जो दी जाती है उनको, तो उनको ट्रेनिंग इसी चीज की दी जाती है कि कैसे आप में खुद एक उत्सुकता हो, ताकि वो बच्चे में आप उत्सुकता पैदा कर सकें, ताकि बच्चे में आप सवाल पूछने की हिम्मत पैदा कर सकें। बच्चा सवाल पूछ दिया तो पता चला कि प्रैक्टिकल में उसके नंबर काट देते हैं, और आप साइंस की साहब उम्मीद करते हैं। कहीं पर भी पूछ दिया कोई सवाल, मैंने ही पूछ दिया यार, मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, मैंने अपने टीचर से कुछ पूछ दिया, उन्होंने मेरी फिजिक्स की लैब में एंट्री बैन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं अगर क्लास में आऊंगा तो वो पढ़ाएंगे नहीं। मैं बहुत सम्मान उनका करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे शिक्षक हैं और ऐसा वो लोग करते हैं। तो कैसे आप बताइए, मतलब ये पक्षियों का घर किताब में मैंने उनका उल्लेख किया, लेकिन ये एक आपको फेस करना पड़ता है। ये एक विज्ञान एक बड़ी जंग है, बड़ी लड़ाई है। इसमें यूरोप में 400-500 साल लोगों ने कुर्बानियां दिया, जिसको हम लोग मतलब कोपरनिकस और फिर ब्रूनो जियोर्दानो और गैलीलियो और इन लोगों के रूप में हम लोग जानते हैं। जिसमें एक को तो हम लोग जानते हैं कि ब्रूनो जियोर्दानो को तो जला दिया, ऐसे ही सीधे बांध के ऐसे तख्ते से जला दिया। बाकी लोग भी मरने के करीब पहुंचे, गैलीलियो को भी ऐसे ही जला दिया जाता। तो एक बहुत बड़ी जंग से निकल के साइंस बनी है। आप वैसी जंग नहीं लड़ते, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलिए। आप ये कह रहे हो कि आपके यहाँ हमेशा से विज्ञान था, और आप आज बच्चों की उत्सुकता को कुचल रहे हो, आज सवाल करने पर उनके नंबर काट दे रहे हो। तो साहब ये है मतलब विज्ञान की जो लड़ाई है। तो ये भारत के विज्ञान की स्थिति है जो आपने पूछा। सर, जैसा कि आपने कहा कि मैं इंटरमीडिएट में था तब सवाल किया था, आपका दौर उस वक्त का था और मैं भी अभी इस उम्र से गुजर रहा हूँ। यह कोई खास अंतर मुझे नहीं दिखाई देता कि कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि मैं अभी सवाल करता हूँ या इस स्कूल में इस स्थिति को देखता हूँ तो कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए। चूंकि मैं अब आगे पुस्तक के विषय वस्तु पर आता हूँ। आपने एस्ट्रोनॉमी की बात करी है,
और जिस प्रकार से हमारी अभी पृथ्वी की हाल है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। अपने भारत का ही देखते हैं तो इतने जंगल काटे जा रहे हैं, पूरे प्रकृति का क्षय हो रहा है। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं कि पृथ्वी का जो आगे मानव सभ्यता का रूप है वो कैसा होने वाला है, और क्या यह मानव सभ्यता कहीं और दूसरा घर खोज पाएगी स्पेस में? इसकी तो संभावना मुझे लगभग शून्य ही लगती है कि खोज पाएगी। अ, अभी तक तो ऐसा कोई संकेत हम लोग नहीं जान सके हैं। कोई अलग सभ्यता लायक कोई जगह तो छोड़िए, पृथ्वी से बाहर एक बैक्टीरिया भी, एक वायरस भी नहीं खोजा जा सका है। तो कहीं और दूसरा घर खोजा जा सकेगा, इसको हम आज के बाद जो हमारी 100वीं पीढ़ी है उसको यह सुविधा हम दे सकते हैं। जो हमारे जो 100वें जो पीढ़ी के जो नाती पोते होंगे उनको यह सुविधा शायद हो। सर 100वीं पीढ़ी बहुत आगे बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कैसे? तो हमारे लिए तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम कहीं और जाके बस सके। अगली 10 पीढ़ी में तो भी मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो असल चीज़ वही है कि अकेला घर यही है, जो धरती ही है। और मुझे ये खुशी होती है, क्या नाम है जो थनबर्ग जो लड़की, स्वीडिश लड़की, 12-14 साल की उम्र में इसने एक तरह से चैलेंज किया और बहुत लोगों को पीछे हटने पर बाध्य किया, जो ग्लोबल वार्मिंग वाली शक्तियां थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें पलट गई हैं। कहीं से भी वो एजेंडा पर नहीं है बात, ग्लोबल वार्मिंग किसी के भी एजेंडा पर नहीं है। तो बहुत ही हताशाजनक स्थिति है। और हम लोग जानते हैं कि जो ध्रुवीय इलाके हैं वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार है वो बाकी दुनिया की तुलना में 5-6 गुनी है। और अभी जो यूक्रेन रशिया वार जो चल रहा है वो आर्कटिक क्षेत्र के बहुत करीब है। ऑलमोस्ट जो आर्कटिक जोन है उससे थोड़ा ही आगे ये इलाका पड़ता है। तो ये लगता है कि किसी को अब चिंता नहीं है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चीज़ों की, सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहे हैं। एक ही इसमें अच्छी खबर आप कह सकते हैं कि जो नेट कार्बन उत्सर्जन चीन में उन्होंने एक जगह पर फ्रीज कर दिया है। हालांकि चीन पूरी दुनिया का 35% कार्बन उत्सर्जित करता है, जितना टोटल ग्लोबल वार्मिंग में 35% योगदान चीन का है। लेकिन उन्होंने ये किया, एक ही अच्छी खबर दिया 2025 की, कि उन्होंने नेट कार्बन उत्सर्जन की ग्रोथ को रोक दिया पूरे साल में। यानी 2024 के लास्ट में उनका जितना कार्बन उत्सर्जन था उससे 1 भी ग्राम ज़्यादा उन्होंने 2026 में उत्सर्जित नहीं किया। तो यह एक आप कह सकते हैं कि एक सकारात्मक अच्छी खबर है। और अगर और जगहों पर भी ऐसी जागरूकता आती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे ऐसी संभव है। जैसे जो आप सोलर एनर्जी जो है, अभी सोलर एनर्जी 35% कन्वर्जन तक पहुंच गई है। मतलब जितनी टोटल एनर्जी जो आ रही है सूरज की, एक सोलर सेल पर जितनी धूप पड़ रही है उसके 35% हिस्से को वो सीधे बिजली में बदल सकता है, अगर लोग अपनी छतों पर इसको लगाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे एक टेक्नोलॉजी जो ये बल्ब जल रहा है, आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये कंजम्पशन ये बिजली का था। और जब से हम इसको एलईडी बल्ब जब से आया है, तो एलईडी ने मुझे लगता है कि 1/10 कर दिया है बिजली के कंजम्पशन को। एक मतलब आप सोचिए कि 100 वाट का बल्ब जितनी रोशनी देता था, अभी ऑलमोस्ट जो 12 वाट का जो बल्ब होता है वो 100 वाट से ज़्यादा रोशनी देता है। 100 से कम नहीं देता, 100 से थोड़ा ज़्यादा ही रोशनी देता है।
तो यह एक बहुत बड़ी बात है। बिजली का कंजम्पशन कम हुआ है और जो उसकी फ्यूज होने की समस्या थी, पहले जो बिजली का जो बल्ब था वो साल में 2-3 बदलने पड़ जाते थे जिस जगह पर, अभी लोग 2 साल आराम से खींच ले जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो सोलर और विंड एनर्जी और खासकर उजाला करने वाली टेक्नोलॉजी, इस मामले में अब बहुत तेज ग्रोथ पिछले 10-12 साल के अंदर आपने देखा है, 10 साल के अंदर। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है वो इस तरह की है कि हम कम कार्बन जलाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। इसी तरह से जो भविष्य की खिड़कियां जो इसमें अध्याय है, तो भविष्य की खिड़कियां में ये चीज़ है कि सुपर कंडक्टिविटी और क्वांटम कंप्यूटर और फ्यूजन एनर्जी, ये चीज़ें मिलकर अगर इसमें जैसे जैसे हम ब्रेक थ्रू करेंगे तो जो कार्बन की जो हमारी ज़रूरत है, जो खपत है, वो कम होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन इंसान की नीयत का आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी नीयत बर्बाद करने की है तो सारी टेक्नोलॉजी रहेगी, सारा कुछ रहेगा। लोग कहते थे कि जब एटम बम बन गया तो लोगों ने कहा कि एटम बम के डर से लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाइयाँ रुक जाएंगी। अभी हम जानते हैं कि दुनिया की जो दूसरे नंबर की एटॉमिक ताकत है, रूस, वो पिछले 4 साल से जंग में है, 4 साल से। यानी अगर आप खुरापात करना ही चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी आपको बचा नहीं पाएगी। आप ये कह सको कि रॉकेट जो है, अरे टॉर्च जो है, टॉर्च एक उजाला देने वाली चीज है, लेकिन टॉर्च से आप किसी के सिर पर मार सकते हो ना। किसी के सिर पर मार दोगे तो बेहोश हो जाएगा वो, ज्यादा जोर से मार दो तो मर भी सकता है। तो टेक्नोलॉजी इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप और अधिक विध्वंस नहीं करोगे। ये दोनों दो अलग अलग मोर्चे हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ऐसी आ रही है कि बहुत विध्वंस जरूरी ना हो, लेकिन इंसान का जो स्वभाव है या इंसान की जो समझ है अपनी और दुनिया के बारे में, उसमें सुकून नहीं आ रहा है, उसमें कंपैशन, करुणा नहीं आ रही है। उसमें कहा जाए कि दुनिया को इंसान के प्रति करुणा तो छोड़ ही दीजिए, इस ग्रह के प्रति भी जो एक करुणा होनी चाहिए कि यही अकेली एक जगह है जहाँ पर कि आप रह रहे हो। इसके अलावा सृष्टि में कहीं कुछ नहीं है जितना आपकी रेंज जा रही है। सिर्फ आप अपने मन को भुलावे में रख सकते हो, कहीं अब तक आप कुछ नहीं सुन सके हो, कुछ नहीं देख पाए हो। और उसके प्रति आपका व्यवहार ऐसा है कि आप पूरे उत्तराखंड को अगर आप जाइए तो जगह 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 ये जो विशाल बुलडोजर और ये सब लगा के और सुरंग वाली मशीनें, तो पूरा पहाड़ खड़ा है और नीचे से वो जो सुरंग वाली मशीन है जो ठक 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 करके उसने इतना उसको दहला दिया है पहाड़ को। अब की बार बरसात के समय की खबरें आपको याद होगी कि किस तरह से जो गंगोत्री घाटी के अंदर जो पूरा जो गंगा का मायका जो गांव, जो धराली जो बोला जाता है, मुखवा और धराली आमने सामने के गांव है, उस गांव में जाने का मुझे मौका मिला है क्योंकि विज्ञान के अलावा घुमक्कड़ी ही मेरा मिजाज है सबसे ज्यादा। तो वो पूरा धराली जो गांव ही बह गया, पूरा इलाका जो है वो कोई सोचता नहीं था कि ऐसा होगा। तो जो हमारा लालच है और जो हमारी लापरवाही है वो क्या इस ग्रह के साथ कर सकती है। अगर हम हिमालय की ऐसी दुर्गति कर सकते हैं, हम अरावली की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, बगल में दिल्ली का फेफड़ा जो कहलाती है, जो रिज पूरा इलाका, उसको तहस नहस कर सकते हैं। तो आप किससे, ये तो सबसे समझदार लोग कर रहे हैं ना, ये कोई मूर्ख आदमी थोड़ी कर रहा है, कोई अनपढ़ आदमी जो हाथ से काम करता है, मोटे मिजाज वाला है, वो थोड़ी कर रहा है। ये हिंदुस्तान के सबसे अक्लमंद लोग हैं। जो लोग वहाँ जो फार्म हाउस बना के रह रहे हैं वो बड़े अक्लमंद लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार हैं। हो सकता है जाके ग्लोबल वार्मिंग पर बोलते भी हो स्वीडन में वो, लेकिन वो अपने यहाँ ये कर रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये जो हमारी जो क्रूरता है,
एक दूसरे के प्रति और पृथ्वी के प्रति। मुझे इससे तो बिल्कुल नाउम्मीदी दिखती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के पहलू से मैं आश्वस्त हूँ कि बड़ी तेजी से विकास हुए हैं, जो कि हमको इतना विध्वंस किए बिना भी हमको सुख सुविधा का जीवन दे सकते हैं। आप बुक में मंगल ग्रह की कामना रखते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन बसाया जा सकता है, लेकिन वहां पे आप तूफान की भी बात करते हैं, वो हम लोग को तूफान समेट सकता है। और आगे आप स्पेस में बात करने के साथ साथ इलोन मस्क का परिदृश्य दिखाते हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे हम लोग जीवन बसा पाएंगे, और ऐसी संभावनाएं भी जताई जाती है कि 2050 तक। तो ऐसे तो दिखती नहीं कि 2050 तक कुछ हो पाएगा। अभी तक हम लोग मंगल ग्रह पे कुछ जा भी नहीं पाए अच्छे से। तो आप क्या देखते हैं कि क्या सच में हम लोग मंगल ग्रह पे जो मानव सभ्यता को बसा पाएंगे, वहां पे हम लोग जीवन गुजारा कर पाएंगे? दो तीन चीजें। एक तो ये कि चंद्रमा पर अभी तक 19 लोग गए हैं, 19 लोग, और ये 19 लोग अब से 54 साल पहले 1969 से शुरू हुए और 1972 तक टोटल 19 लोग गए। उसके बाद चंद्रमा पर कोई नहीं गया है। अभी भी जाना कठिन लग रहा है चंद्रमा पर ही, मंगल की तो बात छोड़ दी। मनुष्य को ले जाना कठिन। निकट भविष्य में क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कि आप अनुमान करते हो कि ऐसा हो जाएगा, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, अलग तरह से होता है। इलॉन मस्क कुछ मामलों में सपने देखने और दिखाने वाले आदमी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मंगल का जो मामला है, मंगल तक इंसान को ले जाने का, तो अभी तक की जो भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान को 9 महीने से कम समय में मंगल नहीं ले जा सकती। 9 महीना उसको लगेगा, और एक खिड़की होती है कुछ 1-2 महीने की, जिसमें कि आप मंगल पर जा सकते हो। कैसे कि चांद की जो दूरी है धरती से, ये लगभग फिक्स है, 3,80,000 किलोमीटर लगभग फिक्स है। थोड़ा बहुत चेंज होती है, लेकिन लगभग फिक्स है। मंगल की दूरी बहुत ही बदलती रहती है। ये दूरी 6 करोड़ से लेके 22 करोड़ किलोमीटर तक जाती है। कैसे कि ये भी धरती भी घूम रही है, और उसके बाद ऐसे मंगल भी घूम रहा है। तो एक समय होगा कि धरती यहाँ होगी और मंगल यहाँ होगा, और एक समय ऐसा होगा कि धरती यहाँ होगी और मंगल यहाँ होगा। तो जब धरती यहाँ होगी और मंगल यहाँ होगा, तब आप रॉकेट छोड़ोगे कि मंगल जब यहाँ पहुंचेगा तब आप उसको धर लोगे, ठीक है। बाकी जो समय है, आप कुछ भी कोशिश करो, आप उस पर फेंकोगे रॉकेट, और वो मंगल दूर होता जा रहा है। अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको दौड़ा के पकड़ ले। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको दौड़ा के पकड़ सकते हैं। तो एक निश्चित विंडो, जब आप देखते हो कि मंगल अब करीब आ रहा है पृथ्वी की पृथ्वी के लोकेशन के, उसके पहले आप तोड़ भेजते हो। इसमें 9 महीना लगता है, और जब मंगल पहुंच रहा होता है यहाँ पर, तब आप वहाँ पर उतारते हो। तो एक तो ये है कि 9 महीने का जो रेडिएशन होता है अंतरिक्ष का, वो झेलने के लिए इंसानी शरीर तैयार हो। एक तो ये चुनौती है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चुनौती है कि मंगल का जो वायुदाब है, वो धरती के वायुदाब का 100वां हिस्सा है। 100वां हिस्सा। जितना आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग रहते हैं, उसका 100वां हिस्सा है मंगल का। और जो एटमॉस्फेयर का जो ढांचा है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ा बहुत मीथेन और कुछ और चीजें हैं, ऑक्सीजन तो नहीं है। तो ऑक्सीजन आपको या तो आप यहाँ से ले जाएं, या वहाँ के पत्थरों के साथ कुछ रिएक्शन करके आप ऑक्सीजन बनाएं। द मार्शियन करके एक फिल्म बीच में आई थी, हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, देखने लायक फिल्म है, सबको देखना चाहिए।
खाने का तो देखिए कुछ कुछ इंतजाम हो सकता है ना उसका। खाने का कुछ इंतजाम हो सकता है, जैसे उसमें तो आलू बोने का इंतजाम हाँ। वो बंदा करता है। दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हो सकता है कि बहुत बड़ा ऑक्सीजन का टैंक आप ले जाएं, और ये भी है कि कोई चीज अगर खत्म हो गई तो फिर आपको 2 साल कुछ महीने बाद ही मिलेगी। फिर जब लौट के मंगल आएगा वहां पर, तब तो आप भेजोगे ना। तो 9 महीना जाने में लगेगा, ये ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। वो लौट के मंगल आए तब फिर आप वहां पर भेजो, ये समस्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक एडवेंचर के रूप में बहुत अच्छा है। भाई आप एवरेस्ट पर भी जाते हो तो आप ऑक्सीजन लेकर ही जाते हो, वहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है। तो एक एडवेंचर के रूप में तो मंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा अगले 100 साल 200 साल तक। लेकिन एक लिवेबल जगह जहाँ पर कि आप रह सके, ऐसी चीज के रूप में एक तो सबसे बड़ा संकट एक तो सांस लेने का है। पानी हो सकता है मिल जाए, पानी की एक संभावना है। सांस लेने का संकट है, और दूसरा सबसे बड़ा संकट रेडिएशन का है। वो ये है रेडिएशन का संकट कि जो जैसे धरती का एक चुंबकीय क्षेत्र है, धरती का जो कोर है, कोर का व्यवहार एक बहुत बड़े चुंबक का व्यवहार होता है। जो नॉर्थ और साउथ जो आप छड़ चुंबक इस्तेमाल करते हो, छड़ चुंबक जैसा ही धरती का बिहेवियर रहता है। अगर आपने कुतुबनुमा से प्रयोग किया होगा तो देखा होगा। दिक्कत यह है कि मार्स का कोई ऐसा मेटेलिक कोर नहीं है। मतलब ऐसा जो जो छड़ चुंबक जैसा जो व्यवहार जो पृथ्वी का है, ऐसा व्यवहार मार्स का नहीं है, जिसके चलते सौर तूफान वहां आते रहते हैं। जो पृथ्वी पर जो सौर तूफान आते हैं उसके बड़े हिस्से को यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, वो परावर्तित कर देता है, उसको बाहर फेंक देता है, और वो धरती को प्रभावित नहीं करते। लेकिन मंगल पर रेडिएशन जो है वो ज्यादा तीखा है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि कभी शायद कभी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र था मंगल का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और सम बिलियंस ईयर्स, 1 बिलियन साल के लगभग खत्म हुए उसको हो चुका है। तो ये एक दिक्कत है कि जो भी लिविंग सेल वहां रहेगी, जो भी जिंदा ये रहेगा, उसको एक घर बनवा कर ही रहना पड़ेगा। इस मामले में लगभग उसकी स्थिति वही है जैसी चंद्रमा की है, बहुत फर्क नहीं है मंगल की। बस इतना फर्क है कि चंद्रमा पास में है, मंगल थोड़ा ज्यादा दूर है, लेकिन रेडिएशन का नुकसान वहां भी रहेगा। तात्पर्य है कि कठिन है वहां पर बस्ती बसाना। सबसे बड़ी बात है कि आप एक मूवी की बात करते हैं दी मार्शियन, और साईफाई मूवी की अगर बात करें तो यह भारत में कम ही देखने को मिलता है और कम ही यह मूवी बनती है। जब भी हम देखते हैं साईफाई मूवी, एडवेंचर की मूवी की बात करते हैं, तो हमें हॉलीवुड की ओर तरफ रुख करना पड़ता है। तो भारत में इस प्रकार की मूवी तो बनती नहीं, और जिस प्रकार की मूवी बनती है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, और ऐसी मूवी बननी चाहिए उसे आप किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक दो तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मिस्टर इंडिया को लोग कहते हैं कि वो एक साई फाई मूवी है। साइंस उसमें हो या ना हो, लेकिन साइंस जैसी एक कल्पना है कि आप अदृश्य हो सकते हैं। इस तरह की फिल्में वहाँ भी बनी हैं, हॉलीवुड में भी बनी है, और ये बहुत ही सुंदर। शेखर कपूर ने एक ही बहुत बढ़िया काम किया कि उन्होंने ये मिस्टर इंडिया बनाया। फूलन देवी भी बहुत अच्छी बनाई, लेकिन मिस्टर इंडिया जो है वो एक बड़ा उनका काम है। दूसरा जो साई फाई के करीब की जो साउथ इंडियन फिल्म जो रोबोट जो आई थी, तो बहुत सारा वो हास्यास्पद भी आपको लगती है, और रजनीकांत की ज़्यादा मूवी है, साइंस की कम है। लेकिन एक साइंस की मूवी देखने का थोड़ा मज़ा तो उसमें है। आ, ये जरूर है कि, बहुत कन्विंसिंग तो जो हॉलीवुड की जो साइंस मूवीज रहती हैं वो भी बहुत नहीं रही हैं। लेकिन कहा जाए कि जो साइंस के जो लॉजिक हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के, उनको
एक स्टेप आगे ले जाके हाँ। और बनाया जाए कुछ। तो ये सबसे हाल का प्रयास आप एक वो कह सकते हैं जो अपने कोई मिल गया को भी आप कह सकते हैं कि वो हाँ, sci-fi। साई-फाई, अब क्या कहें, लेकिन वो एलियन जैसा। तो वो एक जॉनर की चीज़ें हैं। जो साई-फाई में सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को, जो निर्माता होते हैं, उनको यही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल मूवी बैठ जाए। अ, अभी अरबों रुपया लगा के मूवी बनती है, बैठ गई अगर तो फिर कहाँ से उसकी भरपाई होगी? और लोगों को सबसे बड़ा अब मैं मूवी की क्या बात करूं, मैं इतने समय तक अखबार में रहा और जो मालिकान का दूसरे लोगों का आग्रह था कि भाई ज्योतिष वाला कॉलम रेगुलर छपना चाहिए और धर्म कर्म का तो एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। लेकिन साइंस का क्या करिएगा, साइंस कौन पढ़ता है यार। अब ठीक है, कभी कभी कुछ लिख दीजिए, वो बात अलग है, लेकिन साइंस का कौन पढ़ता है, ऐसा ही कहा। सिर्फ एक जगह पर मैं यशपाल, प्रोफेसर यशपाल से, सहारा समय नाम की पत्रिका में जब मैं था, तो वहाँ उनसे कॉलम लिखवाने में सफलता मिली थी। मतलब उसको मतलब अच्छा खासा हम लोगों ने पे भी किया वहाँ, लेकिन बहुत उम्र ज़्यादा हो गई थी प्रोफेसर यशपाल की, ज़्यादा समय नहीं कर पाए। तो फिल्म बनाना तो एक आगे की बात है, विज्ञान में रेगुलर साइंस पर अखबार में कुछ होना भी बहुत कठिन है। तो ये एक दरअसल लोगों की जो समस्या है, मैंने आपसे बातचीत में भी इसको कहा, जो कमज़ोर लोग, मेहनत करने वाले लोग, बच्चे, इनकी समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा समस्या ताकतवर लोगों की, बड़ों की, समझदार लोगों की, ये भारत में ज़्यादा बड़ी समस्या है। ये अपने दिमाग को तात्कालिकता से ऊपर ये नहीं ले जाते। जैसा कि हमने इंडस्ट्री में अपने देखा कि बाहर से सामान खरीद के ले आते हैं, चीनी सामान भर के मॉल्स में बेच देते हैं, और वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे ऐसा करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। आप चप्पल आप बना सकते हो, लेकिन चप्पल खुद बनाने के बजाय आप चीनी चप्पल ला के यहाँ बेच देते हो, इसलिए कि वो सस्ता पड़ता है। तो ऐसा रिस्क नहीं लेते लोग, कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते। नहीं तो भाई साइंस की पूरी मूवी अगर ना बने तो कुछ डॉक्यूमेंट्री तो अच्छी बन ही सकती है। अब आप इसरो का इतना नाम सुनते हैं, इसरो में कैसे काम होता है, इस पर अगर आप एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें, क्या आपको ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री मिलती है? ये तो कर सकते हैं ना भाई, फिक्शन मत बनाइए, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना दीजिए, कोई और ना बनाए, सरकार ही बना दे। बस ये है कि थोड़ा पता चले, लोगों को जानकारी हो कि भाई क्या है, इसरो का माहौल कैसा है, कैसे लोग काम करते हैं, उसके कैसे डिपार्टमेंट हैं, किन किन चीज़ों पे काम करते हैं, ये सब आपको नहीं मिलता। बस ये हमको ज़रूर देखने को मिला जब हमारा चंद्रयान, जब चंद्रमा पर इस बार उतरा, तो इसका पूरा प्रसारण हुआ। इसको भी मैं मानता हूँ कि इसका भी रोल है, ये भी अच्छा है, इससे भी बहुत सारे बच्चों में चंद्रमा के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। लेकिन और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, वो नहीं हो रहा। सर, अब आखिरी प्रश्न हम आपसे करते हैं। आपने जो किताबें लिखी हैं, लगभग कहानी की, कविताएं की, यात्रा वृत्तांत और विज्ञान सबकी लिखी हैं। तो आपने सारे जोनर में किताबें क्यों लिखी, एक ही जोनर को क्यों नहीं पकड़े रहे? एक मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है। आपने आखिरी सवाल किया तो एक आखिरी कहानी भी सुन लीजिए। मुल्ला नसरुद्दीन, एक बार उनकी झोपड़ी में, मतलब अंधेरा था, और बाहर बगीचे के पास वो बहुत तेजी से कुछ खोज रहे थे, ऐसे
तो कोई आदमी आया और उसने कहा कि क्या खोज रहे हैं? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी चवन्नी गिर गई है, वही खोज रहा हूँ। तो उसने कहा कि थोड़ी देर खोजा वो भी, फिर कहा कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है कि कहाँ गिरी वो चवन्नी? तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि मुझे तो लगता है कि मेरी झोपड़ी में गिरी है। तो उसने कहा कि अरे झोपड़ी में अगर गिरी है तो जाके झोपड़ी में खोजिए ना, यहाँ बगीचे में क्यों खोज रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि झोपड़ी में तो अंधेरा है, वहां कैसे खोजे? तो जहाँ खोज पा रहे हैं वहां खोज रहे हैं। तो, तो रचना में भी यही हाल होता है कि जहाँ आप कर पाते हैं वहां करते हैं। जहाँ जहाँ करना चाहिए कई बार वहां नहीं कर पाते, इसलिए कि वहां उतना उजाला नहीं मिलता। तो जहाँ मुझे उजाला मिला वहां मैंने चवन्नी खोजी अपनी। जहाँ जिसकी झोपड़ी में उजाला है वो वहां पे खोज रहा है। तो बहुत यही सुंदर बात है। जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत